यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल हुई है। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू। ड्रिल में इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जवानों को न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल अब शुरू हो गई है। ड्रिल में इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। कई देशों की खुफिया रिपोर्ट इस बात की आशंका जता रही है कि अरब में 100 घंटे बाद महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है। इसकी वजह है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान का प्रतिशोध प्लान। ईरान की मस्जिदों पर शोक और प्रतिशोध के प्रति काले झंडे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर की हॉटलाइन पर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान अरब में यूएस खेमे के 7 देशों को एक साथ टारगेट बना सकता है। रूस और ईरान के इस ज्वाइंट ऑपरेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान शोक में डूबा है। मौत की खबर आने से पहले जिन समर्थकों के हाथ दुआओं में उठे थे, अब उन्हीं समर्थकों के मन दर्द से भरे हैं और आंखें आंसुओं से। तेहरान में रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जा रही है। समर्थक अपने नायकों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। ईरान में शुक्रवार तक अलग अलग जगहों पर रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जाएगी। प्रार्थना सभाएं होंगी। शुक्रवार को मशाद में इमाम रेजा के मकबरे के पास दोनों को दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान सरकार की कमान मोहम्मद मुखबर को सौंप दी गई है। उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। उप विदेश मंत्री अली बाघेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री बना दिया गया है। 20 मई को कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर ने दिन भर सैन्य अधिकारियों और अलग अलग मंत्रियों से बात की। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान रईसी के प्लेन क्रैश के प्रतिशोध की तैयारी में है। ईरान के प्रतिशोध की तैयारी का सबूत है ईरानी मस्जिदों के गुंबद पर काला झंडा फहराया जाना। अब शुक्रवार को रईसी का शव इमाम रेजा के मकबरे के पास पहुंचेगा। उस दिन वहां भी काला झंडा फहराया जाएगा और उसी दिन रईसी का अंतिम संस्कार कर ईरानी प्रतिशोध की शुरुआत हो सकती है। ईरान सरकार ने क्रैश पर कोई आधिकारिक बयान देकर इसे साजिश नहीं माना है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो इजराइल पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इजराइल पर एक्शन लेने के लिए ईरान का हौसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मुखबर को पुतिन का साथ मिल गया है। 20 मई को पुतिन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर से बात कर कहा है कि क्रैश को सिर्फ हादसा नहीं माना जा सकता। माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के केस के नाम पर पुतिन
अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाने वाले हैं। रूस ने 19 अप्रैल को ईरान पर इजरायल के हमले के दौरान भी सामरिक सहयोग दिया था और अब रईसी की मौत के बाद पुतिन के लिए अरब की सबसे बड़ी ताकतों में एक ईरान के जरिए अरब में पैर फैलाने का मौका है। माना यह जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर ईरान इजरायल से बड़े प्रतिशोध की तैयारी में है। पुतिन के समर्थन से ईरान इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ 14 अप्रैल की तरह स्वार्म ड्रोन हमले भी किए जा सकते हैं। खतरा यह भी है कि ईरान इजरायल पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ईरान इजरायल में कॉवर्ट ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जैसे इजरायल की संसद पर आतंकी हमले हो सकते हैं, इजरायल के प्रधानमंत्री सहित वॉर कैबिनेट के मंत्री और वीवीआईपी पर अटैक हो सकते हैं। राजधानी तेल अवीव सहित इजरायल के बड़े शहरों में डर्टी बॉम्ब विस्फोट कराए जा सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है कि इजरायल पर चारों ओर से प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़ा दिए जाए। लेबनान से हिजबुल्लाह मिसाइल हमले तेज कर सकता है। यमन से हुती के मिसाइल हमले बढ़ाए जा सकते हैं। सीरिया से रेजिस्टेंस फोर्स के विंग अल अश्तर के हमले कराए जा सकते हैं और इराक की सीमा से इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले तेज हो सकते हैं। चौथा प्लान यह है कि ईरान इजरायल के विदेशी ठिकानों पर हमले करा सकता है, जैसे कि बर्लिन के दूतावास या कॉन्सुलेट पर आतंकी हमले हो सकते हैं। लंदन के इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले भी हो सकते हैं। पेरिस या वॉर्सो जैसे शहरों में इजरायली दूतावासों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटिश मीडिया भी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिपोर्ट के हवाले से इस बात की आशंका जता रहा है कि ईरान बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इस युद्ध में रूस से उसको पूरा समर्थन मिलने वाला है। मुखबर और पुतिन की बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने ऐलान कर दिया है कि रूस रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश जांच के लिए तैयार है। इसे सिर्फ हादसा नहीं कहा जा सकता है। यह निश्चित हो चुका है कि रईसी की मौत के साथ ही पुतिन की अरब में सीधी एंट्री हो चुकी है और वो भी बड़े युद्ध की तैयारी के साथ। रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। रूसी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को कम समय में तैनात करने का अभ्यास कर रही है। पुतिन ने अप्रैल के अंत में टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास का आदेश दिया था। रईसी रूस को अपना सच्चा सहयोगी और मित्र देश कहते थे और अब ईरान के मित्र देश ने अरब में बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान और रूस का गठजोड़ हो चुका है और अरब में इनके निशाने पर एक साथ 7 देश आ चुके हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल। दूसरी तरफ ईरान के खेमे के अरब देश हैं यमन, सीरिया, इराक और लेबनान। ईरान अमेरिकी खेमे के सभी देशों पर हमले कर सकता है। ईरान अरब की सबसे बड़ी मिसाइल और मसल पावर है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें तक है और प्रॉक्सी संगठनों को मिलाकर अरब की सबसे बड़ी सेना भी है। लेकिन अगर इन देशों पर ईरान के हमले हुए तो युद्ध में अमेरिका का उतरना निश्चित है और इसके बाद ईरान गठबंधन के सभी देश जंग में उतर जाएंगे। एक तरफ होंगे यूएस, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल, तो दूसरी तरफ होंगे ईरान, रूस, चीन, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और नॉर्थ कोरिया।
यानी रईसी की मौत के प्रतिशोध में अगर जंग छिड़ी तो अरब में महाशक्तियों का संग्राम छिड़ जाएगा और यही एशिया और यूरोप के कई देशों में फैलकर विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन के लुहांस्क पर रूस का विध्वंसक हमला। लुहांस्क के विलोहोरीवका क्षेत्र पर गोलाबारी हुई है। रूस ने टॉस MLRS से की है गोलाबारी और 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। क्या ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है? क्या ईरान से अदावत के चलते इसे अमेरिका, इजराइल या फिर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया, या फिर सत्ता संघर्ष के चलते ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ? आशंकाएं तमाम हैं और इन आशंकाओं को बल यूं ही नहीं मिल रहा है बल्कि इसके पीछे कई तरह की थ्योरी और तस्वीरों की शक्ल में सबूत सामने आ रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना एक खौफनाक साजिश का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्रैश कांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इसे अंजाम दिया? देखिए TV9 भारतवर्ष के इस पुख्ता इन्वेस्टिगेशन। ये तस्वीरें ईरान के तबरीज शहर की हैं, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई। रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथों में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा था। महिलाएं, युवा, बूढ़े और बच्चे जिस रास्ते से अंतिम यात्रा गुजर रही थी, अपने राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त तमाम लोग रोते बिलखते नजर आए। रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन का शोक जारी है। 23 मई को मशहद शहर में रईसी को दफनाया जाएगा। खैर, चंद रोज बाद राजकीय सम्मान के साथ रईसी का शव तो 2 गज जमीन में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान सरकार के सामने हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े दफन राज को बाहर निकालने की चुनौती होगी। शायद तभी ईरान में रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच युद्ध स्तर पर शुरू की गई है। न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी ने बैठक की। इस मीटिंग में हाई रैंकिंग डेलीगेशन को जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसका नेतृत्व ईरान के ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही कर रहे हैं। ब्रिगेडियर अली हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद दिनों के भीतर ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ा खुलासा करेगा और इसके लिए क्रैश कांड से जुड़ी हर थ्योरी, हर साजिश को परत दर परत खंगाला जाएगा। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम आशंका जताई जा रही है वो ये कि पुख्ता प्लानिंग के साथ रईसी की हत्या की गई, हेलीकॉप्टर क्रैश को साजिशन अंजाम दिया गया। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि ईरान भी अब तक इसी बात का दावा कर रहा है। मगर सवाल यह है, अगर यह हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है तो इसका कनेक्शन किससे है? ईरान से है, इजराइल से है, या फिर विदेशी एजेंट इसके पीछे हैं? दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं, कई ऐसी थ्योरी सामने आई हैं जो खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट के दावों को खंगालने के बाद अब तक हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी 5 बड़ी थ्योरी सामने आई है, जिसे एक एक कर आपके सामने रखेंगे। पहली थ्योरी ये कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे, क्या उसके रोटर इस यात्रा से ठीक रोटर बदले गए ठीक पहले और 4 की बजाय 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर से रईसी अजरबैजान पहुंचे, क्योंकि 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर में 8 पैसेंजर को ले जाने की परमिशन नहीं होती है, जबकि रईसी के हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 9 लोग सवार थे।
अगर बात दूसरी थ्योरी की करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे ने आरोप लगाया है कि प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर स्पेस लेजर का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को भनक भी नहीं लगे और आसमान में ही हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी तीसरी थ्योरी तो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। वो ये कि ईरान के सरकारी रिकॉर्ड से 19 मई का मौसम डेटा डिलीट कर दिया गया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त रईसी ने अजरबैजान से उड़ान भरी तब मौसम साफ था, मगर चंद किलोमीटर बाद तूफान बारिश और कोहरा छा गया। लेकिन इसकी जानकारी सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट में नहीं बताई गई। चौथी थ्योरी हेलीकॉप्टर में रेडियो सिग्नल के ऑफ होने की या फिर उसमें टेक्निकल फॉल्ट होने की बताई जा रही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर का रेडियो सिग्नल ऑफ था। अब इसे पायलट ने ऑफ किया या फिर इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत हुई, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि पायलट ने हादसे से पहले एटीसी से कोई बातचीत नहीं की। पांचवी थ्योरी रूस के दावे पर आधारित है। वो ये कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल और पश्चिमी देशों का हाथ है क्योंकि जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो मोसाद का गढ़ है। लिहाजा ब्रिटेन या फिर नाटो के इशारे पर मोसाद ने बड़े ही शातिराना अंदाज में हेलीकॉप्टर को क्रैश किया। आखिर इन तमाम थ्योरी में कितना दम है? क्या ईरान का हाई रैंक डेलीगेशन अपनी जांच में इन थ्योरी पर भी पड़ताल करेगा? फिलहाल इस पर कहा नहीं जा सकता है, मगर क्रैश साइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी क्योंकि क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे थे और मलबा बड़े इलाके में फैला था। ऐसे में आशंका जताई गई कि हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ होगा और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा होगा। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आखिरी वक्त पर विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया? क्या ईरान में ही क्रैश कांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? क्योंकि अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार हुआ। ऐसे में इस क्रैश में तमाम थ्योरी के साथ साथ कई किरदारों का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर वो कौन है, ये भी जान लीजिए। मसलन पहला किरदार इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। दूसरा किरदार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। तीसरा किरदार ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6। चौथा किरदार ईरान के अलगाववादी और विद्रोही गुट। पांचवा किरदार उत्तराधिकारी को लेकर सत्ता का संघर्ष। इजराइल अमेरिका की ईरान से अदावत है। ऐसे में ये आशंका बढ़ जाती है कि अरब में जारी घमासान को रोकने के लिए ये दोनों मुल्क अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए हेलीकॉप्टर क्रैश की साजिश रच सकते हैं। मुमकिन है इस साजिश में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी भी शामिल हो सकती है। लेकिन प्रबल आशंका यह भी जताई जा रही है कि खामेनेई के बाद रईसी ही ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते थे, क्योंकि ईरान में रईसी के चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। खामेनेई का उत्तराधिकारी उन्हें ही माना जाता था। ऐसे में रईसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये सिर्फ कयास है जिसकी पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता, मगर आज नहीं तो कल हेलीकॉप्टर क्रैश का असली सच तो सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी सेना का कहर। बारूदी माइन से यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह किया। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन माइन से नष्ट। तो ये देखिए, माइन से यूक्रेनी सैन्य वाहन को तबाह किया गया है। माइंस बिछाया गया था ताकि बड़ा धमाका किया जा सके, विस्फोट किया जा सके यूक्रेन के कई सैन्य वाहन। और बड़ी खबर है, यूक्रेन के लुहांस्क पर रूस का विध्वंसक हमला। लुहांस्क के बिलोहोरीवका क्षेत्र पर गोलाबारी। रूस ने टॉस MLRS से की है गोलाबारी। 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की इसमें मौत। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन भविष्य में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनकर खामेनेई की जगह ले सकते थे। अब रईसी की मौत से ईरान के 2 सबसे बड़े ओहदे को लेकर रेस शुरू हो गई है।
सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसके बाद सुप्रीम लीडर खामनेई अपना पद किसी और को सौंप सकते हैं। फिलहाल इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि ईरान में रईसी और अयातुल्लाह खामनेई के बाद किन लोगों के हाथों में देश की कमान आ सकती है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ ही ईरान दुविधा, अनिश्चितताओं और कई सवालों में भी उलझ गया है। सबसे बड़ी उलझन में हैं ईरान के सबसे बड़े लीडर अयातुल्लाह खामनेई। खामनेई के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अगला राष्ट्रपति कौन होगा? देश की सत्ता कैसे चलेगी? अपना वारिस वो किसे बनाए? सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? इब्राहिम रईसी सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि कट्टरपंथ की राह से ईरान को जोड़े रखने वाले ऐसे नेता भी थे जिन्हें सुप्रीम लीडर खामनेई अपना पद देना चाहते थे। रईसी का भविष्य करीब करीब तय हो चुका था। उनके नेतृत्व में ही ईरान के बेहतर कल की कल्पना की जा रही थी। लेकिन इन मलबों के साथ ही सुप्रीम लीडर खामनेई की योजनाएं, उनकी उम्मीदें भी बिखर चुकी हैं। इस दौर में ईरान में रईसी की मौत से सिर्फ राष्ट्रपति पद ही खाली नहीं हुआ है, खामनेई भी अपना पद छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है। अब इन दोनों टॉप पदों के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही है। सबसे पहले राष्ट्रपति पद को लेकर चल रही अटकलों के बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पद की रेस में दो अहम नाम हैं, अहमदीनेजाद, मोहम्मद मुख्बर। ईरान में अब राष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान किया जा चुका है। तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस रेस में कई और नए नाम जुड़ सकते हैं। 28 जून को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ईरान में गार्डियन काउंसिल चुनाव कराती है। सुप्रीम लीडर की देखरेख में पैनल तैयार होता है। पैनल में 6 इस्लामिक जज और 6 वरिष्ठ मौलवी रहते हैं। यानी ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव वही जीतता है जिसके सिर पर सुप्रीम लीडर का हाथ होता है या जो सुप्रीम लीडर के भरोसे के काबिल होता है। अब सवाल है कि सुप्रीम लीडर खामनेई इस दौर में किस नेता पर सबसे अधिक भरोसा करेंगे। दावा है कि अहमदीनेजाद अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इजराइल विरोधी नीतियों के लिए अलग पहचान है। अहमदीनेजाद का अनुभव सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए काम आ सकता है। जबकि इसी रेस में ईरान के मौजूदा उपराष्ट्रपति मुख्बर का नाम टॉप पर है। रईसी की मौत के बाद मुख्बर ही ईरान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। मुख्बर खामनेई के भरोसेमंद नेता है। मुख्बर ने पिछले साल मॉस्को का दौरा किया था। रूस के साथ हथियारों का समझौता किया था। माना जा रहा है कि रूस के साथ संबंध को और मजबूत करने के लिए मुख्बर को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी जा सकती है। धर्म और ईरान के आर्थिक क्षेत्र में काम करने का भी मुख्बर के पास लंबा अनुभव है। अब राष्ट्रपति पद की रेस में और कितने नाम शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 85 साल के खामनेई के लिए समस्या अपने अगले सुप्रीम लीडर की नियुक्ति भी है। इस रेस में रईसी की मौत के बाद कई नाम जुड़ गए हैं। पहला नाम उनके बेटे मुस्तफा खामनेई का है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी भी रेस में शामिल है। इन दोनों के अलावा हसन खोमैनी, मोहसिन अराकी और अली रजा अराफी, सादिक लारिजानी, मोहम्मद मेहदी मीर बघेरी भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में है। अयातुल्लाह खामनेई का सारा कामकाज उनके बेटे मुस्तफा खामनेई देखते हैं। लेकिन माना जाता है कि सुप्रीम लीडर खामनेई अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान में परिवारवाद की शुरुआत करने से बचना चाहते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक खामनेई अपने बेटे मुस्तफा को राष्ट्रपति जरूर बना सकते हैं ताकि वो भविष्य में सुप्रीम लीडर बनने के दावेदार बन सके।
फिलहाल ईरान में 2 बड़े पदों में बदलाव से नए चेहरों के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन ईरान में उदारवाद की नई लहर पैदा होगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। इजराइल के साथ दुश्मनी, परमाणु हथियार बनाने का मिशन और रूस के साथ दोस्ती, ये सब रईसी अपने पीछे छोड़ गए हैं, जिसे बढ़ाने की जिम्मेदारी नए राष्ट्रपति पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड के बड़े हमले जारी हैं। यूक्रेन की नीपर ग्रुप फोर्सेस पर हमला किया गया है। गोलाबारी में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत भी हुई है। तो यूक्रेन के नीपर ग्रुप फोर्सेस पर हुआ है हमला और इस हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के आमने सामने की जंग जारी है। रूसी इन्फेंट्री के यूक्रेन पर विध्वंसक हमले हुए हैं और आंद्रेयेवका में यूक्रेनी सुरक्षा दीवार को ध्वस्त किया गया है। देखिए, रूसी इन्फेंट्री के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। डोनेट्स्क में ये लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच, जहां आर पार की जंग में लगातार धुआंधार गोलीबारी हो रही है। आप आवाज भी सुन सकते हैं, एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं और इस बीच गोलियों की आवाज। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर बड़े पलटवार किए, लेकिन यूक्रेन ने एक बार फिर ब्लैक सी फ्लीट के जहाज पर हमला करने में कामयाब रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूस का एक माइन स्वीपर युद्धपोत तबाह कर दिया और इसके साथ ही यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी गृह मंत्रालय के कैंप ऑफिस पर मिसाइल हमला किया। रूस ने भी ओडेसा पर बड़े हमले किए। देखिए रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर क्या अपडेट है और तबाही का मंजर कैसा है। बीते 7 दिनों से क्रीमिया दहल रहा है। सेवेस्तोपोल समेत क्रीमिया के कई रूसी ठिकानों पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से लेकर यूक्रेन के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों तक बारूदी विनाश बरसाया है। ये तस्वीरें रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र से आई हैं। यूक्रेन ने लुहांस्क पर मिसाइल हमला किया और इस हमले में रूसी गृह मंत्रालय का कैंप ऑफिस नष्ट हो गया। जलती हुई इमारत की तस्वीरें लेने से कुछ देर पहले ही इस पर यूक्रेन की स्कैल्प मिसाइल गिरी और रिपोर्ट है कि इस हमले में रूस के कई कर्मचारी भी मारे गए। लुहांस्क के लोगों ने अलग अलग जगहों से इस हमले की तस्वीरें बनाई। यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद घंटों तक ये इमारत जलती रही। आग थोड़ी शांत होने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने जो वीडियो शूट किए, उनमें पूरी इमारत खंडहर नजर आ रही है। लुहांस्क के साथ साथ यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी बीती रात बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने मिसाइल से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल शिपयार्ड को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में रूस का एक माइन स्वीपर युद्धपोत कोवरोवित्स नष्ट हो गया। यूक्रेन ने हमले के लिए अटैक एमएस मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने 220 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए तबाही मचाई है। रूसी इलाकों पर अटैक एमएस मिसाइलों से धावा बोला है और क्रीमिया और ब्लैक सी में क्रूज मिसाइलों से कोहराम मचाया है। यूक्रेन ने बीती रात क्रुश्चेवस्काया में रूस का एक Su-27 फाइटर जेट गिरा दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के 1200 सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े पलटवार किए हैं। ये बीती रात खार्किव पर हुए रूसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। रूस ने खार्किव में यूक्रेनी सेना के मोर्चे पर मिसाइल हमला किया और इससे आसपास की इमारतों में भी आग लग गई। रूस ने खार्किव के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि कुछ नागरिक भी घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। खार्किव में ये तबाही रूस के ड्रोन हमले से हुई है। रूस ने दावा किया है कि इस इमारत में यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे और इसीलिए ड्रोन हमला किया गया।
खार्किव के साथ साथ रूस ने ओडेसा पर भी जबरदस्त हमले किए हैं। ओडेसा के कई पावर स्टेशन रूस ने तबाह कर दिए, जिससे आधे से ज्यादा शहर की बिजली सप्लाई ठप हो गई। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह कर दिए। क्रीमिया से लुहांस्क तक और खार्किव से ओडेसा तक दोनों ओर से जोरदार हमले किए गए हैं, जिसके चलते रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।